सरकार बताते हैं कि हमास का मुख्य इलाका जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। अगर युद्ध में न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग होता है तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी और संभवतः उसके बाद तीसरा महाविनाशक विश्व युद्ध शुरू हो जाए। युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्ष हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए भी सहमत हो जाते हैं। हमास के एक बंधक छोड़ने पर इजराइल 3 फिलिस्तीनियों को रिहा करता है। नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीनी संगठन हमास की अल कासिम ब्रिगेड रॉकेटों और पैराट्रूपर लड़ाकों की मदद से इजराइल पर हमला बोल देती है। सोशल मीडिया अनेकों हिंसात्मक वीडियो से भर जाता है जिनमें अल कासम के लड़ाके इजरायली जनता के साथ मार काट करते हुए दिखाई देते हैं। इस हमले से शौक में आई इजरायली सरकार भी उसी दिन युद्ध की घोषणा करती है, जिसकी शुरुआत गाजा पर हवाई हमलों से की जाती है। इस वीडियो में 7 अक्टूबर से सीज फायर तक हमास इजराइल कन्फ्लिक्ट में क्या क्या घटनाक्रम हुए, इजरायली ऑपरेशन, हमास की सुरंगें और कई अन्य मुद्दों पर नजर डालेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जय श्री राम। 7 अक्टूबर को जो ट्विटर हैंडल हार्ट वाले इमोजी के साथ अल कासिम ब्रिगेड के इजरायली जनता पर हमलों के वीडियो शेयर कर रहे थे, वो गाजा पर हवाई हमले शुरू होने के साथ ही मौत और विनाश के फोटो और वीडियो शेयर करना शुरू कर देते हैं। फोटोज और वीडियोस में ज्यादातर छोटे बच्चे और असहाय औरतें ही दिखाई जाती हैं। 13 अक्टूबर को इजरायली सेना गाजा वासियों को 24 घंटों के भीतर नॉर्थ गाजा को खाली करके साउथ गाजा पलायन करने का एक अध्यादेश जारी करती है। हालांकि उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के बीच अधिकतम दूरी 42 किलोमीटर ही है, फिर भी युद्ध के इस माहौल में इतनी बड़ी जनसंख्या का इतनी दूरी एक दिन में तय करना बहुत मुश्किल काम था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय संगठन इस अध्यादेश की भारी आलोचना करते हैं और इजराइल से युद्ध से पीछे हटने का आह्वान करते हैं। गाजा के निवासियों पर बस एक इजराइल का ही संकट नहीं था। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार हमास गाजा के निवासियों को निकासी आदेश को नजरअंदाज करने के लिए कहता है। तर्क ये दिया जाता है कि गाजा का कोई भी इलाका, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ, इजरायली हवाई हमलों से सुरक्षित नहीं है। 13 अक्टूबर के ही दिन गाजा के कुछ स्थानीय निवासी इजराइल के निकासी आदेश का पालन करते हुए गाजा के मुख्य मार्ग सलाहुद्दीन सड़क पर होते हुए उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर चल पड़ते हैं। पलायन करती हुई इन आम नागरिकों की भीड़ पर तभी एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट में 70 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे होते हैं। हमास इस घटना के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है और इजराइल इसमें किसी भी तरह से उसका हाथ होने से इनकार कर देता है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की सबसे दुखद घटना होना अभी बाकी थी। 17 अक्टूबर के दिन गाजा के अल अली अरबी बैप्टिस्ट हॉस्पिटल की पार्किंग में एक विस्फोट होता है। हमास इस हवाई हमले में 500 लोगों के मारे जाने की खबर फैलाता है। एक बार फिर इजरायली सेना हमले में उनका हाथ होने से इनकार कर देती है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल की बहुत बदनामी होती है। हॉस्पिटल पे किए गए हवाई हमले में 500 सिविलियन के मारे जाने की खबर से अंतर्राष्ट्रीय जगत इजराइल से पल्ला झाड़ लेता है और इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने लगता है। यही नहीं, इजराइल का साथ देने वाला अमेरिका भी बदनाम होने लगता है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि अरब नेता बाइडेन के साथ जॉर्डन में होने वाली अपनी शिखर वार्ता को रद्द कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध आलोचनात्मक लेख लिखे जाने लगते हैं। घटना के कुछ समय बाद इजरायली सेना एक स्टेटमेंट जारी करती है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने जांच करने पर यह पाया है कि ये कोई हवाई हमला नहीं था, बल्कि ये गाजा के एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम इस्लामिक जिहाद है के अनियंत्रित रॉकेट हमले के कारण हुआ था। इजरायली सेना हमास के 500 लोगों के मारे जाने की खबर को भी झूठा बताती है। अपने दावे के समर्थन के लिए वो हमास द्वारा हॉस्पिटल का शेयर किया गया वीडियो ही दिखाती है, जिसमें हॉस्पिटल की पार्किंग में एक छोटा गड्ढा, जली हुई कारें और अस्पताल को मामूली क्षति दिखाई दे रही है। इजरायली सेना एक कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी करती है, जिसमें 2 व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए सुना जाता है कि गलती से रॉकेट उन्हीं के क्षेत्र में दाग दिया गया है। इसके बाद 17 और 19 अक्टूबर को यूएन के एक स्कूल और एक चर्च पर हवाई हमला होता है,
जिसमें 14 आम नागरिकों की मृत्यु हो जाती है। 20 अक्टूबर को इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट विदेशी मामलों की समिति के सम्मुख हमास के खिलाफ इजरायली कार्यवाही को 3 चरणों में बताते हैं, जिसमें पहला चरण हवाई हमला, दूसरा चरण गाजा में हमास के ठिकानों पर कम तीव्रता वाले जमीनी हमले करना और तीसरा चरण गाजा पट्टी में नया सुरक्षा तंत्र स्थापित करना बताते हैं। पड़ोसी देशों में इसराइल सबसे ज्यादा सतर्क ईरान से रहता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के बीच कई जानकार ईरान का हाथ बता रहे थे। इसके अलावा ईरान पहले से लेबनान से लगने वाले बॉर्डर के इलाकों पर हिजबुल्लाह नाम के संगठन से हमले करवा रहा था। लेबनान और सीरिया दोनों ही ईरान के प्रभाव में थे। इस कारण ईरान दोनों ही देशों की जमीन अपने मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा। ईरान मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए खुद को फिलिस्तीनी मामलों का चैंपियन दिखाना चाहता था, लेकिन ईरान के स्वयं इस युद्ध में उतरने की संभावना कम ही थी। फिर भी इजरायली सेना किसी संभावित खतरे से निपटने के लिए दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले करती है। इजराइल के विरुद्ध ईरान का सबसे बड़ा कार्ड हिजबुल्लाह ही है, जो कि लेबनान से इजराइल पर लगातार हमले करता रहता है। 16 अक्टूबर को हिजबुल्लाह की क्रॉस फायरिंग इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इजराइल लेबनान सीमा पर स्थित निवासियों को वहां से निकलने का आदेश देता है। 28 अक्टूबर को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने भाषण में हमास के साथ युद्ध को आजादी की दूसरी लड़ाई बताते हैं और ये घोषणा करते हैं कि इजरायली पैदल सैनिक आज से गाजा के भीतर प्रवेश करेंगे। सैनिकों के प्रवेश करने से पहले ही गाजा में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। जमीनी हमले के पहले दिन से अल कासिम ब्रिगेड बयान जारी करती है कि बेत हनून और पूर्वी बैरेज नाम के स्थान पर वो इजरायली सैनिकों का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जाता है जिसमें इजरायली बुलडोजर गाजा की सीमा पर लगी कांटों की बाढ़ को नष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इजरायली सेना मैप में दिखाए जा रहे 3 अलग-अलग दिशाओं से गाजा में दाखिल होने की कोशिश करने लगती है। ये 3 पॉइंट थे: नंबर 1 तटीय मार्ग, नंबर 2 इरीन से होते हुए बेत हनून की ओर, नंबर 3 पूर्व से बेरेंज की ओर। समुद्र तट के पास बैत लाहिर में अल कासिम के फाइटर एक सुरंग से निकलकर इजरायली सैनिकों पर हमला बोल देते हैं। जमीनी हमले में हमास गोरिल्ला युद्ध तक ही सीमित रहता है और इजरायली सेना पर सरप्राइज हमला उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है। 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक और वीडियो आता है जिसमें एक इजरायली सैनिक को उत्तरी गाजा की एक बिल्डिंग पर इजरायली झंडा लगाते हुए देखा जाता है। इजरायली सैनिक गाजा सीमा से 3 किलोमीटर अंदर तक आगे बढ़ जाते हैं। इजरायली अखबार हारित्ज के अनुसार जब सेना बेत हनोन पर हमला करती है तो आसपास के सारे इलाके को नष्ट करके समतल बना देती है। 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता है जिसमें इजरायली टैंक और कार की टक्कर होते हुए देखा जाता है। ये टक्कर गाजा की मुख्यतम रोड सलाह अल दीन पर ही बताई जाती है। इस रोड पर कब्जा करने के साथ ही गाजा के संचार और कहा जाए तो गाजा पर इजरायली सेना का कब्जा हो जाता है। ये रोड गाजा को लंबाई में 2 भागों में विभाजित करती है, यानी इस रोड पर कब्जा करने के साथ ही इजरायली सेना गाजा को 2 भागों में बांट देती है। लेकिन जानकार बताते हैं कि हमास का मुख्य इलाका जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। हमास की भूल भुलैया जैसी सुरंगें। इजरायली सेना इन सुरंगों में प्रवेश करने से कतरा रही थी। हमास ने इन सुरंगों को बचाव और हमले दोनों के लिए बनाया था और इजरायली सेना को इस तरह के ऑपरेशन का अनुभव नहीं था। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने की दिक्कत हो सकती थी। इसके अलावा हमास का कोई षड्यंत्रकारी जाल भी मिल सकता था। इजराइल अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए अधिक से अधिक मशीनों का सहारा ले रहा था। सलाह अल दीन सड़क से लंबाई में गाजा को 2 भागों में बांटने के बाद इजराइल अब मोटाई में गाजा को 2 भागों में बांटने वाला था। लेकिन मध्य गाजा पर कार्रवाई करने में उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं से हमास के हमलों का खतरा था। इस खतरे से बचने के लिए इजरायली सेना D9 बुलडोजर और कूड़े के ढेरों को सुरक्षात्मक शील्ड बनाकर आगे बढ़ती है। फिर भी हमास
उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक ही प्रयोग में लाते हैं। जमीनी हमलों की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर के देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं। पूरे विश्व के दबाव के बावजूद भी अमेरिका इजराइल को अपना समर्थन जारी रखता है। इसी बीच सोशल मीडिया में ये भी सूचना मिलती है कि इजराइल गाजा पर एक कम क्षमता का न्यूक्लियर हथियार भी प्रयोग कर सकता है। अगर युद्ध में न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग होता है तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी और संभवतः उसके बाद तीसरा महाविनाशक विश्व युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि मुस्लिम देशों में से केवल पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर हथियार है और एक बार यदि इजराइल न्यूक्लियर मर्यादा तोड़ता है तो सभी मुस्लिम देश पाकिस्तान पर उन्हें न्यूक्लियर हथियार प्रयोग में लेने का दबाव बनाएंगे। इसी बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी होता है जिसमें आर्मी की यूनिफॉर्म पहना हुआ एक व्यक्ति अरबी में कुछ कह रहा है। सब टाइटल्स पढ़ के पता चलता है कि यमन के हूथी रेबल इजराइल पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करेंगे। यमन के द्वारा फायर की गई पहली मिसाइल को जॉर्डन द्वारा बीच में ही गिरा दिया जाता है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यमन द्वारा फायर की गई कई मिसाइलों को गिरा देता है। इसके अतिरिक्त हूथी रेबल इजराइल के एक मर्चेंट शिप को भी अगवा कर लेते हैं, जिस पर कुछ भारतीय क्रू भी थे। अब मारकाट से भरे इस वीडियो में शांति का समय आता है। कतर और अमेरिका के प्रयासों के कारण इजराइल और हमास के बीच एक टेम्पररी सीज फायर होती है। इस युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्ष हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए भी सहमत हो जाते हैं। हमास के एक बंधक छोड़ने पर इजराइल 3 फिलिस्तीनियों को रिहा करता है। 24 नवंबर से शुरू हुए इस युद्ध विराम के बीच में भी छुटपुट हिंसा के समाचार आते ही रहते थे। फिर भी यह अनिश्चितकालीन युद्ध विराम 2-2 दिन करके बढ़ता जा रहा था। लेकिन पता नहीं इन हमासियों को क्या आदत है। 1 दिसंबर की सुबह आईडीएफ घोषणा करता है कि हमास ने आज सुबह रॉकेट से हमला किया है और इसके साथ ही ये युद्ध विराम समाप्त होता है। इजराइल फिर से गाजा पर हवाई हमले शुरू कर देता है। 2 दिसंबर के दिन इजराइल गाजा को लेकर अपने भविष्य की योजनाएं भी बताता है। इजराइल अपने पड़ोसी देशों को सूचित करता है कि युद्ध के बाद गाजा और उसके बीच में एक बफर जोन बनाया जाएगा। ये बफर जोन कितना बड़ा होगा और इसके लिए कितनी जनसंख्या विस्थापित होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो पक्का है कि इस तरह की किसी भी क्रियान्वयन से बहुत सारी जनसंख्या का पलायन आसपास के देशों में होगा। 1 दिसंबर को युद्ध विराम खत्म होते ही 2 दिसंबर को गाजा के भविष्य का प्लान सार्वजनिक हो जाता है। मतलब साफ था, युद्ध विराम हमास के रॉकेट के हमले के कारण नहीं समाप्त किया गया था, बल्कि नई योजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोचक है, दिलचस्प है, पर सच भी है। नमस्कार।